हम डिस्कस कर रहे थे मल्टी रेजुलेशन इन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को। तो मल्टी रेजुलेशन इन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में कुछ असाइनमेंट थी, कुछ काम था जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक तो सबसे पहले जो हमारी असाइनमेंट थी वो ये थी कि आप लोगों से कहा गया था कि लेटेस्ट पेपर आप लोगों ने अपलोड करने हैं। तो आप में से कितने लोगों ने लेटेस्ट पेपर सर्च किए थे या अपलोड किए थे? थोड़ा सा अपडेट लेना चाहता हूं, और उसकी जो पीडीएफ है या टाइटल है वो मुझे अभी अपने अपडेटेड पेपर का लिख के दें, और उसका एआर भी बताएं और वो कब पब्लिश हुआ है इस फील्ड से रिलेवेंट। तो आप लोग में से किसी ने सर्च किया था? पहले तो ये बता दें। वेरी गुड, माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चों ने किया था। तो हर बच्चा अपना अपना जो टाइटल है वो मुझे बताएगा ताकि मैं उसको देख सकूं कि जस्ट जहाँ से भी आप लोगों ने वो किया है उसमें वो टाइटल लिख कर दिखाएं, और उसका एआर भी बताएं कि कौन सा अपडेटेड पेपर था जो आपने सर्च किया। और ये भी शर्त थी कि अपडेटेड जो पेपर है वो डिफरेंट फ्राम अदर हो। ये ना हो कि एक बंदा कहे कि मैंने ये पेपर डाउनलोड किया था, दूसरा भी कहे कि मैंने ये किया था। तो ये फिर जो ब्रेक टाइम होगा उसके वक्फे के बाद में ये आपसे दोबारा चेक करता हूँ। तो ये आप लोगों ने लिख के रखना है। तो लास्ट टाइम हम कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। हम बेसिकली रिव्यू कर रहे थे उन चीज़ों का जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, लेकिन उसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो रह गई थी, और काफ़ी सारे बच्चों के जो कंसेप्ट थे वो क्लियर नहीं थे। मिसाल के तौर पे मैं अगर रिप्रोडक्टिविटी की बात करता हूँ तो पढ़ी सारे बच्चों ने थी, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो स्कीम है वो पहले कुछ और थी और आप कुछ और आए, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे रिप्रोडक्टिविटी, लास्ट टाइम हमने जो रिप्रोडक्टिविटी पढ़ी थी 3 पॉइंट स्कीम की निकालें। अब 3 पॉइंट स्कीम जो है वो सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो 3 पॉइंट के नाम से हैं। कुछ क्या है 3 पॉइंट वैली हैं, कुछ 3 पॉइंट टर्नरी हैं, और कुछ क्वार्टरनरी हैं, और फिर उसमें कुछ पैरामीटर के साथ हैं और कुछ क्या है बगैर पैरामीटर के साथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 पॉइंट स्कीम लेनी है और उस 3 पॉइंट स्कीम की रिप्रोडक्टिविटी चेक करनी है। और एक और प्रॉपर्टी है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो है अप्रॉक्सीमेशन आर्डर। मे बी लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा होगा अप्रॉक्सीमेशन आर्डर को, कि अप्रॉक्सीमेशन आर्डर है क्या, कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको जो बुक रेफ़र की थी मल्टी रेजुलेशन इन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, बेसिकली उसके अंदर लेक्चर के फॉर्म में वो चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसको कंसेप्चुअली आप लोगों ने स्टडी करना है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर स्कीम चेंज हो तो फिर आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब हम अप्रॉक्सीमेशन आर्डर लेते हैं तो उसको किस तरह और कैसे फाइंड करते हैं। अब मेरे पास स्कीम की जो कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। एक हम यूजुअली कहते हैं इंटरपोलेटिंग सब डिवीजन स्कीम, और दूसरी क्या है अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम। तो जो अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम है उनके लिए हम जब अप्रॉक्सीमेशन आर्डर निकालते हैं तो उसके पैरेलल हम प्रेसिजन सेट फाइंड करते होते हैं। प्रेसिजन सेट का जो कंसेप्ट था उसके लिए बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हम फाइंड करते हैं और उसको देखते जाते हैं कि कब तक ये स्कीम कैसे और कितने आर्डर की है। और जो हमारे पास इंटरप्रेटिंग सब डिवीजन स्कीम है, यानी उनके लिए 2 डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। तो आज हम 2 मेथड को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो डिफरेंट होगा। टारगेट हमारा क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें यह है कि आप लोग जो हैं, आप लोग उसको स्टडी करेंगे उस टारगेट को कि जो अप्रोच यूज़ की गई है इंटरपोलेटिंग के लिए और अप्रॉक्सीमेटिंग के लिए। जो मैंने आपको बुक्स दी है उसके अंदर हो सकता है कि रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में हो। तो मैं थोड़ा सा कोट करता हूँ कि इसमें
एक तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर आप कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा, उसके लिए कोई हम एक एग्जांपल कोड करते हैं। हो सकता है वो एग्जांपल हमारे थीसिस में से हो किसी के, या फिर वो एग्जांपल जो है किसी और काम से जो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, कि उसको हम किस तरह और कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक टर्म, ये जो हमारे पास बुक है, इसमें अगर मैं सर्च करता हूँ, सर्च के लिए क्या करते होते हैं, कंट्रोल F। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर। थोड़ा सा इसमें आप देखते जाएं, क्योंकि जो इसकी की है थोड़ा सा वो है कि बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो की प्रॉपर प्रेस नहीं होती। तो ये आपके पास पेज नंबर 43 पे अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर आ गया है। अब ये जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये वो नोटेशन यूज़ हुई है जो हम रिसर्च पेपर में हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास अगर आप गौर करें कि सबसे पहले तो मटेरियल इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू सब डिवीजन स्कीम इन जनरल एंड नॉट ओनली टू, ठीक है, नॉट ओनली टू इंटरप्रेटरी सब डिवीजन स्कीम। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं लिमिट की। लिमिट एक्सटेंशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरह और कैसे फाइंड करते हैं। मे बी वो भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो पेपर के अंदर भी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं और कुछ लोगों ने उसको और तरह से लिया है। तो इसमें हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि मैथमेटिकली जब इस अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर को हम देखते हैं तो ये हमारे पास उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से, और ये एक हमारे पास क्या है जी, अब जब हम रिसर्च यूज़ करते हैं तो रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ए सब डिवीजन स्कीम एस हैज़ अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर एन इफ फॉर इनिशियल डेटा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई एच, आई बिलोंग टू जी विद एफ स्मूथ इनफ। उसमें हमारे पास क्या है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, एफ हमारे पास जो था, और डिफरेंस हमने किस चीज़ का लिया है, एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी बेसिकली आपका जो सब डिवीजन मैट्रिक्स है, जिसे आपने लास्ट टाइम हमने कहा था लिमिट एक्सटेंशंस का जो मैट्रिक है, ऐसे था ना। और एफ ज़ीरो आपकी क्या है, जो आपके इनिशियल पॉइंट्स हैं, उनको जब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, तो वो कहता है कि लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी प्लस एच एन। और इसमें जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किस चीज़ को, आर को। और अगर जो हमारा कांस्टेंट सी है में डिपेंड ऑन एफ एन एक्स और एस बट नॉट ऑन एच। तो ये जो सी है किस पे डिपेंड करता है, एफ पे। एफ बेसिकली हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो इनिशियल स्कीम हम ले रहे हैं एफ आई ज़ीरो इक्वल टू एफ आई एच, समझ आ रही है। एन हमारा क्या है, हम अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर को शो कर रहा है, एक्स हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है आर को, और एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब डिवीजन स्कीम को। तो ये जो सब डिवीजन स्कीम है, उस हिसाब से इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हमारे पास, हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में जाएंगे तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज ये जो डेफिनेशन है आप इसको ऐसे देखते रह जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एक और उन्होंने इसके अंदर एक थ्योरम यूज किया है, द अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर ऑफ ए कन्वर्जेंट सब डिवीजन स्कीम विच एग्जिस्ट फॉर पाई एन इज एन प्लस वन। अब बात हो रही है सब डिवीजन स्कीम की, उसके साथ उसने क्या ऐड कर दिया है, कन्वर्जेंट। बेसिकली कन्वर्जेंट क्या होता है, हमारी जो स्कीम है वो कन्वर्ज कब करती है। तो उसके लिए जब हम बात करते हैं कन्वर्ज की या कन्वर्जेंट की, तो ऑलरेडी हम यानी कि स्कीम की कंटिन्यूटी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने जो सर्च किया था या पढ़ा था
कि हमारे पास दो मेथड थे उसके कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। एक मेथड था, हम क्या लेते थे, सब डिवीजन मैट्रिक्स लेते थे, ठीक है, उसके हम क्या लेते थे, एगन वैल्यूज फाइंड करते थे। हमारे पास अगर एक एगन वैल्यू क्या आती थी 1 और बाकी क्या होती थी लेस देन 1, तो हम कहते थे वो मेथड क्या, वो स्कीम क्या है, कन्वर्जेंट है। और नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड था उसको हमने कहा था लॉरेंट पॉलिनॉमियल मेथड। लॉरेंट पॉलिनॉमियल मेथड में हमारे पास क्या था, लॉरेंट पॉलिनॉमियल मेथड में हमारे पास ये था कि वो जो स्कीम थी हम उसको कन्वर्ट करते थे मास्क में। मास्क के बाद हम क्या लिखते थे, स्कीम को मास्क से हम उसको ले जाते थे इसकी तरफ, मास्क से हम ले जाते थे स्कीम को लॉरेंट पॉलिनॉमियल की तरफ। और फिर लॉरेंट पॉलिनॉमियल में हम क्या करते थे, स्मूथिंग फैक्टर फाइंड करते थे। और स्मूथिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम उसकी कंट्रैक्टिविटी चेक करते थे, यानी कि पहले हम चेक करते थे उसकी स्कीम की के ज़ीरो कंटिन्यूटी, फिर ज़ीरो के बाद क्या चेक करते थे 1, फिर हम क्या चेक करते थे 2, लास्ट में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी ना। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को भूल भी गई होगी कि अगर हमारे पास कोई स्कीम है तो उस स्कीम की जब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, तो वो जो कंटिन्यूटी है उसके लिए हमारे पास क्या था कि एक अगर स्मूथिंग फैक्टर को वो सेटिस्फाई करती थी, यानी एक हमने स्मूथिंग फैक्टर ले लिया जो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी स्कीम बनती थी, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे S1 के साथ। अगर वो S1 स्कीम कंट्रैक्टिव होती तो फिर हम क्या कहते थे, वो कन्वर्ज कर रही है, यानी कंट्रैक्टिव से कन्वर्ज, और कन्वर्ज से फिर क्या होता था कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फिर हम कह देते थे कि उसकी स्कीम की कंटिन्यूटी क्या है, C1 है, दूसरा जो मेथड था। फिर हम एक और स्मूथिंग फैक्टर लेते थे, इसी तरह हम चेक करते जाते थे जब तक उसके फैक्टर एग्जिस्ट करते थे, जब तक वो कंट्रैक्टिविटी को सेटिस्फाई करती थी। और उससे हम क्या डिस्कस करते थे, ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी को। अब वो ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, शायद आपको आइडिया हो कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास सिर्फ दो कर्व्स हैं, अगर उनके जॉइंट पॉइंट आपस में मीट करते हैं तो वो हमारे पास स्कीम क्या कहलाती है, C0। अगर जॉइंट पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव और जो लास्ट डेरिवेटिव था वो अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको क्या करते थे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस है जॉइंट पॉइंट के ऊपर, तो वो स्कीम क्या कहलाती थी, C1। और इसी तरह हमारे पास अगर हम उसी स्कीम की तरफ आते हैं कि अगर वो सेकंड डेरिवेटिव भी उसका एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूअस भी है जॉइंट पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम कहते थे C2। और इसी तरह हम उसकी कंटिन्यूटी Cn निकालते थे। Cn कंटिन्यूटी के लिए हम क्या कहते थे, फर्स्ट थ्रू nth डेरिवेटिव पहले क्या एग्जिस्ट करें और फिर कंटिन्यूअस हो किस पे, जॉइंट पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम क्या कहते थे, हमारी जो स्कीम है वो क्या है, Cn कंटिन्यूअस है। तो ये दूसरा मेथड था जिससे हम क्या करते थे, कंटिन्यूटी फाइंड करते थे। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई स्कीम ले लेते हैं कि हम उसकी कंटिन्यूटी और उसकी कंट्रैक्टिविटी किस तरह चेक करते हैं। तो उसकी तरफ हम आते हैं।